नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनका मेरे चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पे हिंदी साहित्य का इतिहास और हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका अध्ययन यहाँ करवाया जा रहा है। और प्रतिदिन यहाँ पर उसकी क्लास होती है, पाठ की क्लास डेली होती है। उसमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ बनाना सिखाती हूँ। और हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला चल रही है, 13 अध्याय हो चुके हैं, आगे का 14वां अध्याय हम पढ़ेंगे। और अभी ये जो पाठ्य पुस्तक की श्रृंखला हमारी चल रही है उसमें सबसे पहले कक्षा 12 की अंतरा पुस्तक का पद्य भाग हमने लिया था और आज उस अंतरा पुस्तक के पद्य भाग का अंतिम अध्याय है घनानंद, जो कि पाठ संख्या 11 है। इससे पहले पद्य भाग के 10 पाठों के शॉर्ट नोट्स आप यहाँ पर बना चुके हैं मेरे साथ, और आज पद्य भाग का अंतिम पाठ 11वां है घनानंद, जिसके हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। इसके बाद हम गद्य भाग को चालू करेंगे। इससे पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देना चाहूँगी, जितने बच्चे भी मुझसे जुड़े हैं या फिर अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी मैं करवाती हूँ आपको। और अभी एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अब हम गद्य भाग शुरुआत करने वाले हैं उसकी कल से। कल हम गद्य भाग का पहला हमारा जो पाठ है रामचंद्र शुक्ल उसे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार होगी, और इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल आपको करना होगा। मैं यहाँ पर आपको पाठ का सार पढ़ाऊँगी। जो गद्य भाग हैं उनमें पाठ बहुत बड़े बड़े हैं। अगर मैं यहाँ आपको पाठों को पढ़ाने बैठूँगी तो ना तो आपका कोर्स हो पाएगा और ना ही आप मेरे साथ लंबे समय तक चल पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे लंबे समय तक एक वीडियो में अगर वो 1 घंटे का बन जाता है या 30 मिनट से भी ज़्यादा का वीडियो होता है तो हम नहीं चल सकते, ये मेरा अनुभव है। तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि कल हम पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल, कक्षा 12 की अंतरा पुस्तक का गद्य भाग का पहला पाठ है जिसका नाम है रामचंद्र शुक्ल, और उस पाठ का नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास ये बुक है और अगर नहीं भी है, जिनके पास है वो अपनी किताब से इस पाठ का गहनतम रूप से अध्ययन करेंगे। जिसके पास नहीं है वो गूगल से या विकिपीडिया से कहीं से भी इसे डाउनलोड करेंगे, लेकिन ये पाठ आपको पहले पढ़ना होगा। अब आप कहेंगे कि कितनी बार पढ़ना है, क्या करना है? जब तक पाठ आपको समझ ना आ जाए तब तक आपको इसको पढ़ना है। पहला पाठ आपने पढ़ा, नहीं समझ आया तो आप उसे वापस दूसरी बार पढ़ेंगे। आप एक बार पढ़ो, अगर आपको एक बार से अच्छा समझ आ रहा है तो एक बार काफ़ी है, कि नहीं मुझे तो 2 बार से, किसी को 3 बार से, लेकिन वो पाठ आपको पढ़ना ही होगा। ये मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि पद्य भाग मेरे यहाँ पढ़ाने से आप शॉर्ट नोट्स बना चुके हैं और समझ भी आ गया, क्योंकि वो पद्य था और हमने साथ के साथ व्याख्याएं देखी थी। पर गद्य भाग में अगर मैं यहाँ आपको चैप्टर पढ़ाने लगी तो एक चैप्टर 1 से 1.5 घंटे का बनेगा और उसमें आप बोर हो जाएंगे। ना तो आप शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे, ना आप मेरे साथ उस वीडियो पे चल पाएंगे। 1 या 2 वीडियो में आप चल पाएंगे, ठीक है, 1 या 2 में आप जोश जोश में चल जाएंगे, पर ये मेरा अनुभव है कि लंबे समय तक यूट्यूब पर हम लंबे लंबे वीडियोज़ नहीं देख पाते हैं। तो आप उस पाठ को अच्छे से पहले पढ़ेंगे। कल मैं रामचंद्र शुक्ल पढ़ाऊँगी, आप उसको पहले पढ़ेंगे, और मैं गारंटी से ये बात कह सकती हूँ कि जो विद्यार्थी मेरे कहे अनुसार बिल्कुल चलेगा वो हिंदी सब्जेक्ट में टॉप मार्क्स लेके आएगा। ये मेरा दावा है उससे, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे अनुभव से मैंने सीखी है, किसी से पूछ के या किसी ने मेरे को बताई हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अनुभव है जो मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करती हूँ। पहले उस पाठ को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बाद में इस स्क्रीन पर यहाँ केवल और केवल उस पाठ का सार होगा और उसी सार में से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखवाऊंगी। और उसके बाद जब आप यहाँ पर पाठ पढ़ लेंगे ना तो फिर अंत टाइम पे, यानी अंत समय किसका,
हमारे एग्ज़ाम के दौरान। उस अंतिम मोड़ पर आपको उन पाठों में घुसने की ज़रूरत नहीं होगी, आप केवल अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, और मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि विद्यार्थियों को पद्य भाग की टेंशन ज़्यादा होती है, लेकिन गद्य भाग बहुत ही विस्तृत है, इसीलिए गद्य भाग ज़्यादा टफ पड़ेगा आपका पद्य से भी। हालांकि समय दोनों को बराबर देना है, पर जो गहनतम अध्ययन की ज़रूरत है वो आपको गद्य भाग में पड़ेगी। और अगर आपको विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपको एक तरह से माथाफोड़ी करनी पड़ेगी। तो अगर आप पहले से पढ़ते हैं और फिर मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में भी, नोट्स बनाने में भी। और अगर डायरेक्ट आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो फिर किसी काम का नहीं है। वीडियोस को आप खोले भी ना, उस वीडियो को बंद कर दें, कोई मतलब नहीं है मेरे साथ पढ़ने का, मेरे साथ चलने का, क्योंकि फालतू की चीज़ें और फालतू की बातें मुझे नहीं आती। ना मैं बच्चों को भ्रमित करूँगी, ना मैं उन्हें ये कहूँगी कि मेरे वीडियोस के चक्कर में कि हाँ मेरे लंबे लंबे वीडियो बने और उसके ऊपर मैं लंबा लंबा पढ़ाऊँ, ऐसा मैं नहीं करूँगी। मैं उतना ही करूँगी जितना आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको गद्य भाग पढ़ना है, यहाँ स्क्रीन पर मैं पाठ का सार पढ़ाऊँगी, आपको पहले से चैप्टर पढ़ के आना है। इतनी मेहनत अगर आप कर सकते हैं तो आप मुझे फॉलो करिए, नहीं कर सकते हैं तो दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है, कहीं से भी जाके पढ़िए, कुछ भी करिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ चलना है तो उसी तरीके से चलिए जैसा मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि बेनिफिट तभी होगा। खाली मेरा वीडियो आप देख लोगे उससे कुछ भी नहीं होगा, आप अपना टाइम भी ख़राब करोगे और समय है नहीं ख़राब करने को कि जिसे आप ख़राब करो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। अगर आप यहाँ अपने समय का दान करते हैं तो मैं मानती हूँ सबसे मूल्यवान वस्तु का आप दान कर रहे हैं, जो आज के युग में किसी के पास नहीं है। इसीलिए अपने समय को बिल्कुल भी नष्ट ना करें। जैसा मैं आपको कह रही हूँ, जितने बच्चे मुझसे जुड़े हैं और जो मुझे रोज़ फॉलो करते हैं, यही कहूँगी गद्य भाग को पहले पढ़े, फिर मेरे साथ पढ़े, फिर नोट्स बनाएं। बाकी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कोई गुट्टी नहीं है जो घोल के आपको पिला दूं और सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी, क्योंकि डायरेक्ट कल से मेरा वीडियो आएगा, वो भी पाठ के सार के रूप में आएगा। तो वहाँ मैं आपको इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं ये आपको पहले ही यहाँ बता दिया है ताकि वहाँ अपना टाइम ख़राब ना हो। और हिंदी साहित्य के इतिहास का अगला पाठ जो कि भाग 14 है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। पहले हम हमारा जो अंतिम अध्याय है पद्य भाग का घनानंद, उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम हिंदी साहित्य के इतिहास की अगली कड़ी देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं घनानंद जी से। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी घनानंद का बहुत बड़ा रोल है रीतिकालीन कवियों में, जहाँ ये रीति मुक्त धारा के कवि माने जाते हैं। और हमारे पाठ में 4 छोटे छोटे इनके कवित्व सवैये दिए हुए हैं जिन्हें हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको घनानंद का जीवन परिचय बताऊंगी। कॉपी पेन आप लेके बैठे हैं बिल्कुल रोज़ की तरह। सबसे पहले लिख लीजिए पाठ 11, पाठ का नाम है घनानंद, और घनानंद के हम पढ़ेंगे यहाँ पर कवित्व और सवैया। ठीक है, तो जन्म आपको लिखना है यहाँ पर, और अगर आपके पास बुक है तो बुक को खोल के बैठिए। कक्षा 12 की अंतरा बुक है, उसे आप खोल लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जो मैं बोलती हूँ वैसा लिख लेना है आपको। तो रीतिकालीन स्वच्छंद और रीति मुक्त काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1673 ईस्वी में हुआ था। पहली लाइन आपको ये लिखनी है जैसा हम हर राइटर के लिए लिखते हैं, और जहाँ मैं पढ़ूंगी वहाँ मेरे साथ आपको पढ़ना है। जाति और कार्य क्या था इनका? देखिए, जाति से कायस्थ थे तथा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। ये लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूर लिखें। जाति पूछ ली जाती है और अक्सर इन रचनाकारों के आश्रयदाताओं का नाम पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी लाइन आपकी ये होगी। दरबार की एक वेश्या थी सुजान, उससे ये क्या करते थे? प्रेम करते थे। इन्होंने उसी के नाम से अपने काव्य की रचना की। दरबारी इनके प्रेम और दरबार में व्याप्त प्रभाव के कारण इनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने इन्हें दरबार से निकलवाने की योजना बनाई और राजा से घनानंद का गाना दरबार में सुनने का आग्रह किया, और राजा के कहने पर इन्होंने गाना नहीं सुनाया,
पर सुजान के कहने पर इतनी तन्मयता से गाया कि सारा राज परिवार मंत्र मुग्ध हो गया। राजा ने इसे अपना अपमान समझकर इन्हें दरबार से ही नहीं अपितु दिल्ली से भी निकल जाने का आदेश दे दिया। ये इनके बारे में है, तो आप गहनता से अध्ययन करिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। वीडियो को पॉज करना पड़े तो पॉज करिए। मैं जो बोल रही हूँ वहाँ समझ नहीं आ रहा है तो आप इसे स्टॉप करके खुद से पढ़िए, पर जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं मेरे साथ उसे इस तरीके से पढ़ें कि इसमें से कोई प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। यानी एक वीडियो को एक बार ही इतना तरीके से देख लो कि दोबारा उस वीडियो को एग्ज़ाम तक भी देखने की ज़रूरत ही ना पड़े आपको। दीक्षा गणानंद सांसारिक मोह त्याग कर वृंदावन चले गए थे और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। इस लाइन को लिखना है कि गणानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क संप्रदाय में। उपाधि ये भी लिखिए पॉइंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें साक्षात रस मूर्ति की उपाधि से अलंकृत किया है। ठीक है, अब है इनका काव्य, यानी इन्होंने क्या क्या रचनाएं या इनके कौन कौन से काव्य संग्रह ये देखते हैं। काव्य कौन से? सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेली, इश्क लता और ब्रज विलास। ध्यान रखिएगा, लता, लताओं में घनानंद लिपटे हुए, ये एक ट्रिक है। क्यों बता रही हूँ? इसीलिए कि एक रचना का नाम आता है इश्कनामा। क्या आता है? इश्कनामा। वो रचना किसकी है? बोधा की। बोधा भी एक रीति मुक्त कवि थे। आगे रीतिकाल में हम पढ़ेंगे, जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इश्क लता तो है घनानंद की और इश्कनामा है बोधा की। अब ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि घनानंद लताओं में उलझे पड़े हैं। कौन सी लताओं में? सुजान के प्रेम की लताओं में उलझे पड़े हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे याद किया था, तो मैंने ये ट्रिक बता दी। आप और कोई भी ट्रिक अपना के याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। 3 संग्रह में इनकी रचनाओं को विभाजित किया गया है। एक तो है घनानंद कवित्त, दूसरी है संग्रह, और एक मैं बता देती हूँ जो यहाँ नीचे छुप गई है, घनानंद ग्रंथावली। तीनों लिख लीजिए आप। ठीक है, तीनों आप लिख लीजिए, घनानंद ग्रंथावली। ठीक है, तीनों लिख लीजिए, घनानंद कवित्त और संग्रह और घनानंद ग्रंथावली। इन तीनों में क्या है? इनकी रचनाओं का संग्रह है। ये हमने इनका जीवन परिचय पढ़ा, मेन इनकी रचनाएं पढ़ी। अब देखिए, ये जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, ये वो है पेज जो मैंने कक्षा 12 की अंतरा बुक के पाठ के अंदर से लिए हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको ये टेंशन ना हो कि मैडम हमारे पूछे तो जाएंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब से और आप हमें पता नहीं कौन सी बुक से पढ़ा रही है। तो मैंने अपने वीडियो में 2 किताबों का समावेश किया, राष्ट्रीय शिक्षा निदेशालय हिंदी जो कि दिल्ली वाली बुक है व्याख्या सहित, और एक ये जो स्क्रीन पे अब दिख रही है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेजेस है उस किताब के जो अभी हमारे विद्यालय में चल रही है राजस्थान में, वो मैंने पेजेस ले लिए ताकि आपके मन के सारे भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है और जो ज़रूरी है वही पेज मैंने लिए हैं। बाकी आपको कुछ भी अनावश्यक कहीं घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हम इसमें घनानंद के 4 कवित्त सवैये पढ़ेंगे जो आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले उन चारों के अंदर का मूल भाव क्या है, घनानंद क्या कहना चाहते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे मैंने आपको जो ऊपर हमने बुक अभी पढ़ी थी उसमें मैंने रचनाएं बता दी, लेकिन अंतरा में ये रचनाएं लिखी हुई है, फिर से मैंने लिया है यहाँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सुजान सागर, विरह लीला, कृपाकांड, निबंध, रस केली वल्ली। अगर कुछ अलग है तो उसमें लिख लीजिए, बाकी एक जैसा ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, प्रस्तुत पुस्तक में कवि घनानंद के 2 कवित्त और 2 सवैये दिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। प्रथम कवित्त में यानी पहला जो आएगा, यानी 2 तो कवित्त आएंगे, ठीक है, पहले, और उसके बाद 2 सवैये आएंगे, ठीक है। तो जो पहला हम कवित्त पढ़ेंगे उसमें कवि ने क्या कहा या उस कवित्त का मूल भाव या उसकी व्याख्या क्या है सीधे शब्दों में। तो
कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा कि सुजान के दर्शन के लिए ही प्राण अब तक अटके हुए हैं। यानी पहला जो हम पूरा कवित्व पढ़ेंगे उसका एक साधारण सा अर्थ निकल कर आएगा कि भाई उसमें उसका हिंदी अर्थ ये होगा कि जो घनानंद है वो सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते हुए ये कहते हैं कि मेरे प्राण अभी तक इसीलिए अटके हैं क्योंकि मुझे तुम्हारे दर्शनों की क्या है, आस है। अब यहाँ पर आता है दूसरा, यानी आगे जो 2 नंबर का कविता आएगा आप यहाँ ध्यान से समझ लेना, नहीं तो आगे खिचड़ी हो जाएगी, जो नहीं पता कुछ समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। दूसरे कवित्व में कवि नायिका से कहता है, अब देखो दूसरे कवित्व में जो कवि है, कवि कौन, घनानंद, ये घनानंद एक नायिका से कह रहा कि तुम कब तक मिलने में आनाकानी करती रहोगी। नायिका कौन हो गई, वही सुजान हो गई। तो ये सुजान से कह रहा है कब तक तुम मुझसे, पहले में तो क्या किया, दर्शन की लालसा कर ली कि भाई तुम मुझे दर्शन कब दोगी। अब वो दर्शन नहीं दे रही है, वो नहीं मिलने आ रही है, तो दूसरे कवित्व में ये कह रहा है कि तुम कब तक मिलने में आनाकानी करती रहोगी। मुझ में और तुम में एक प्रकार सी होड़ चल रही, यानी प्रतिस्पर्धा कर रहे कि मैं तो सोचूं कि तुम पहले आओ और तुम सोचो कि मैं पहले आऊं। तो ये हमें क्या चल रही, होड़ चल रही। तुम कब तक कानों में रुई डालकर बैठी रहोगी, कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी ही। और ये दूसरे का हो गया, यानी दोनों कवित्व का आपको समझ आ गया। पहले में दर्शन की अभिलाषा, दूसरे में ताना या उपालंब है, शिकायत है कि भाई तुम कब तक ऐसा करती रहोगी। अब आगे आते हैं 2 सवैये, जैसा मैंने आपको बताया। तो जो पहला सवैया है, प्रथम सवैया, उसमें क्या उसमें जो साधारण सा उसका जो अर्थ निकल कर आ रहा है वो क्या है उस सवैये का, कवि ने विरह और मिलन की अवस्थाओं की क्या की है, उसमें तुलना की है। यानी दूसरा जो पहला सवैया आएगा उसमें कवि ने विरह और मिलन की अवस्थाओं की तुलना की। प्रेमी कहता है कि संयोग के समय में तो हम तुम्हें देख कर क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, और वियोग में अत्यंत ही क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, यानी मरने जैसी हालत हो जाती है। अब जो अंतिम सवैया है, यानी दूसरा जो सवैया है, उसमें कवि कहता है कि मेरे प्रेम पत्र को प्रियतमा ने पढ़ा भी नहीं और फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। यानी मैंने एक प्रेम पत्र भेजा था पर इस प्रियतमा ने क्या किया, उसे पढ़ा ही नहीं, उसे फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो ये 4 जो यानी 2 कवित्व और 2 सवैये हैं, उनका जो मूल भाव है वो निकल कर आ गया। और परीक्षा में आपसे यही पूछा जाता है, गांठ बांध लेना आप इस चीज़ को, यही मूल भाव। पंक्तियां दे देगा कवित्व की और पूछ लेगा एग्जामिनर इसका अर्थ क्या है, या फिर इस कवित्व में घनानंद क्या कहना चाहते हैं, या कौन सा भाव प्रकट किया है, या फिर इस कवित्व का अर्थ क्या है, या इससे कौन सा अर्थ निकल कर आ रहा। तो जो एग्जामिनर है वो आपसे जीवन परिचय और ये जो पाठ के शुरू में ये है ना, ये हलवा सा दिख रहा है, यही है बस, इसी से पूछेगा वो, इसीलिए बहुत तरीके से पढ़ना है इसे, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं आपके कवित्व नंबर 1 और कवित्व नंबर 2। और जैसा कि हम हमेशा जीवन परिचय और जो भी हमारी पद्य भाग की रचना है उसको पढ़ने से पहले हम उसके शब्दार्थ देखते हैं, तो यहाँ पर भी पहले हम शब्दार्थ देखेंगे ताकि बाद में जब मैं आपको ये पढ़ाऊँ तो आपको इनके अर्थ समझ आए। नहीं तो यहाँ बहुत सारे अक्षर ऐसे हैं कि आपको उनका अर्थ समझ में भी नहीं आएगा। तो पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। ये रहे शब्दार्थ। अब शब्दार्थ बहुत ध्यान से हमें समझने हैं। पत्यानी यानी विश्वास करना। देखो ये लैंग्वेज ठेठ अवधि कहते हैं हम, सॉरी झांसी की थी ठेठ अवधि, ये घनानंद की है। तो घनानंद जो थे वो मुक्त में लिखते थे, रीति मुक्त धारा के कवि थे, और मुक्तक मतलब हर चीज़ को मुक्त रूप में, किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं थे। तो ये एकदम सब कुछ मिक्स करके लिखते थे, सारी भाषाएं। तो पत्यानी यानी विश्वास करना, आनाकानी टालने की बात, आरसी क्या होता है,
देखो, एक आरसी का मतलब होता है दर्पण, यानी जिसमें हम खुद को देखते हैं। एक होता है स्त्रियों द्वारा अंगूठे में पहना जाने वाला शीशा जड़ा आभूषण। ठीक है। कूक भरी यानी पुकार भरी, यानी मैं पुकार रहा हूँ। पेज यानी बहस, पेज यानी बहस, पैज यानी बहस। बहरायबे यानी बहरे बनने की, कानों से न सुनना। छवि पीबत यानी शोभा का पान करते हुए, यानी रूप का पान करते हुए। तोष यानी संतोष, संतुष्टि। तोष यानी संतोष या संतुष्टि। ठीक है। और अगला होगा टरे यानी हट गए। आन कथा यानी अन्य बात। हार यानी माला। पयान यानी प्रयाण, गमन। बिललात यानी व्याकुल। मीत यानी मित्र। पन यानी प्रण। देखिए, आपको इन शब्दों का अर्थ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप तरीके से पढ़ते हैं। तो टरे का अर्थ हो गया हट जाना, यानी उस जगह से हट जाना। आन कथा यानी अन्य बात। हार का मतलब होता है माला। पयान का अर्थ होता है प्रयाण या गमन करना, यानी वहाँ से चले जाना। बिललात का अर्थ है व्याकुल होना, यानी किसी भी चीज़ के लिए परेशान होना। मीत का मतलब मित्र या दोस्त कहलाता है। पन का मतलब होता है प्रण, यानी किसी भी चीज़ का प्रण लेना। हित पत्र, हित पत्र का अर्थ होता है प्रेम पत्र। ठीक है। अवरेख्यो, अवरेख्यो यानी लिखा गया या अंकित किया हुआ। अवरेख्यो का मतलब वापस से आप मेरे साथ बोलिए, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़िए। मैं बोलती हूँ फिर आप अर्थ बोलिए, मैंने शब्द बोला मेरे साथ अर्थ बोलिए। अवरेख्यो क्या अर्थ होगा इसका, बोलिए। लिखा या अंकित किया हुआ। ठीक है। कुछ और रह गए हमारे। साज का मतलब विधान और हे यानी थे। ठीक है। अब हम देखते हैं कवित्व और सवैया। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को। कई कई आवन छबीले मन भावन को, गई गई राखती ही दे दे सम्मान को। झूठी बती यानी कि पत्यानी थे उदास वे के, अब न घिरत गन आनंद निदान को। अधर लगे हैं आनी करे करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। अरबरनी यानी व्याकुलता। क्या होता है, दिनान का मतलब दिनों, अरबरनी यानी व्याकुलता। अवधि का मतलब समय। छबीले यानी सुंदर। मन भावन मन को भाने वाला। गही गही यानी पकड़ पकड़ कर। बतियानी यानी बातें, बातें। पत्यानी का हमने देखा था विश्वास करना। निदान का आप सभी को पता है उपाय। और पयान का हमने पढ़ा था प्रयाण या गमन, यानी वही पन। और सुजान का मतलब है चतुर भी होता है सुजान का मतलब, और नायिका के लिए आया है। ठीक है। अब दूसरा पढ़ेंगे हम। आना कानी आरसी निहारी बो करेंगो कोलो, काहा मो चकित दशा त्योन दिठी डोली है। मौन हुसो देखियो कितेक पन पाली होजू, कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है। जान गन आनंद यो मोही तुम्हें पेज परी, जानिए गो टेक टरे कौन दो मलोल ही है। रोई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बेकी, कब हूँ तो मेरी ये पुकार कान खोली है। तो आनाकानी का मतलब क्या है, टालने की बात। आरसी का मतलब या तो मैंने आपको बताया था दर्पण, या अंगूठे में पहना जाने वाला शीशा जड़ा आभूषण। ठीक है। निहारिबो का मतलब देखना होता है। और कोलो, कोलो यानी कब तक। कोलो का मतलब कब तक। ठीक है। दीठी का मतलब क्या होता है, दृष्टि। दीठी का मतलब दृष्टि। कितेक का मतलब क्या होता है, कितेक यानी कितने। पन यानी प्रतिज्ञा। पाली हो यानी पालन करना। कूक भरी यानी पुकार भरी, जो हमने देखा था। ठीक है। मूकता, मूक यानी बोलना ही नहीं, चुप हो जाना, चुप्पी। ठीक है। मलोलिहे, मलोलिहे यानी मलाल होना, दुख होना। बहराए बे बहरा बनने का नाटक करना। मेरी ये यानी मेरी पुकार, मेरी ये पुकार, मेरी पुकार।
खोलिए यानी कान खोलकर। ठीक है, अब हम अर्थ देखेंगे इनके। पाठ्यक्रम में घनानंद द्वारा रचित 2 कवित्त 2 सवैये, ये मैंने कक्षा 12 की अंतरा बुक से भी बता दिया और यहाँ इस बुक में भी है, हम दोबारा पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। प्रथम कवित्त में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहा कि वह उससे मिलने के लिए व्याकुल है। उसकी इच्छा है कि उसकी प्रेमिका एक बार अवश्य ही उसे दर्शन दे, क्योंकि उसके प्राण इसी आस में अटके हुए हैं। रीतिकालीन कवि अपनी कविताओं के माध्यम से श्री कृष्ण और राधा का वर्णन करते हैं। इस कवित्त में भी दूसरा अर्थ यही निकलता है कि सुजान शब्द किसके लिए आया? कृष्ण के लिए। लिख लीजिए आप इसे कि अगर दूसरा कोई वक्तव्य आपसे परीक्षा में पूछा जाए, एक तो उसकी प्रेमिका थी ही सुजान, लेकिन अगर दूसरा कोई अर्थ निकाल करके पूछता है तो फिर यहाँ पर आता है कि सुजान शब्द किसके लिए आया? कृष्ण के लिए। घनानंद चाहते हैं कि मेरी भक्ति सफल हो जाए अगर प्राण निकलने से पहले सुजान यानी कि कृष्ण उसे दर्शन दे दे। अब देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इनको क्या कर दिया गया था? देश निकाला, यानी दिल्ली से निकाल दिया। दिल्ली से जब तक ये दिल्ली में रहे तो ये सुजान के लिए गाते थे, है ना। हुआ ये कृष्ण के लिए कैसे गाने लगे कि जब ये सुजान के कहने पर गाया करते थे तो ये सुजान से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, और जब इनको देश निकाला, उस राजा ने दिल्ली से निकाल दिया, तब इन्होंने सुजान से साथ चलने को कहा। तब उस सुजान ने मना कर दिया, कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो उसके बाद ये यहाँ से दिल्ली छोड़कर वृंदावन चले गए, और हमने लिखा ऊपर कि निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। तो सुजान के प्रति जो इनका प्रेम था वो प्रेम कृष्ण के प्रति हो गया। और उसके बाद की जो रचनाएं निकल कर आई तो इन्होंने, जो सुजान इनकी प्रेमिका का नाम था, वो नाम इन्होंने किसे दे दिया? कृष्ण को दे दिया, कृष्ण को समर्पित कर दिया। इसीलिए आपको इनकी हर रचनाओं में सुजान नाम देखने को मिलेगा। तो दूसरा अर्थ आता है कि मृत्यु से पहले ये सुजान के दर्शन करना चाहते हैं, यानी कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। प्रथम सवैये में कवि ने संयोग और वियोग की परिस्थितियों का वर्णन किया। संयोग के समय में सुखद पल, वियोग के क्षण में क्या बन जाते हैं? दुखदाई। और दूसरे सवैये में कवि कहते हैं कि उसने हृदय के समस्त प्रेम भावों से युक्त ऐसा प्रेम पत्र लिखा था जो पहले कभी किसी ने नहीं लिखा, परंतु उसकी प्रेमिका सुजान ने उसे पढ़ा ही नहीं बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। अब देखिए, लिखिए आप, बहुत दिनान ... संदेशो ले सुजान को। हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ऐसे लिख लीजिए। लिखिए, कवि तो है घनानंद और कविता क्या है? कवित्त है, ये लिखना है। अब हम इसको समझेंगे। कवि चाहता है कि उसके प्राण निकलने से पहले सुजान उसे दर्शन दे। यहाँ सुजान का मतलब कृष्ण से है, ताकि वह इस संसार से विदा ले सके। कवि घनानंद जी कहते हैं कि बहुत समय बीत गया लेकिन सुजान अब भी उससे मिलने नहीं आई। अब मेरे प्राण निकलने के लिए व्याकुल हो रहे। मेरी दयनीय दशा का संदेश मेरी सुंदर और मन को भाने वाली प्रेमिका तक पहुंचा दिया जाता है और वह भी उन संदेश को सम्मानपूर्वक अपने पास रख लेती है, परंतु मुझसे मिलने नहीं आती। उसकी इन झूठी बातों पर विश्वास करके कवि घनानंद क्या हो गए? उदास हो गए। घनानंद जी कहते हैं कि उपचार करने वाले आनंद रूपी बादल अब घिरते ही नहीं, अर्थात जिसको देखकर उसकी बीमारी दूर हो सके वह प्रियतम सुजान अब आती ही नहीं है। अब मेरे प्राण अधरों तक आ गए, किसी भी समय निकल सकते हैं। ऐसे समय में मैं अपनी प्रेमिका सुजान तक संदेशा पहुंचाना चाहता हूं कि उसके दर्शनों की अभिलाषा में ही उसके प्राण अब तक अटके हुए हैं, इसीलिए वह आकर उसे क्या करे? दर्शन दे। तो अब ये जो हमने पद्यांश देखा है, जो कवित्त, उसका विशेष क्या है कि कवि के हृदय की व्याकुलता और वियोग का सजीव चित्रण हुआ। कवि अपनी प्रेमिका के वियोग में मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया है। अब आएगा सवैया पहला। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचत लोचन जात जरे, हित तोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे,
घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। अब आप लिखो, तब तो छवि डॉट 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 महादुख दोष भरे। किसकी है? घनानंद की। बस ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है वो घनानंद की है। अर्थ क्या है? कवि घनानंद विरह अवस्था में अपनी प्रेमिका सुजान के साथ बिताए पलों को याद करते हैं। उन संयोग के दिनों में तो मैं तुम्हारी सुंदर छवि को देखता रहता था, परंतु अब जब मैं उस पल के बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू निकल जाते हैं, जिनसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखें जल रही हो। सोचत लोचन जात जरे, मेरी आंखें जल रही है। पहले केवल इसी बात से मैं जीवित था कि तुम मेरे साथ हो और पास हो, परंतु अब मैं तुम्हारे वियोग में बिलबिला यानी तड़प रहा हूँ। बिलबिला महादुख दोष भरे, बिललात महादुख दोष भरे, यानी संयोग के वे पल आज मेरे दुख का कारण है। यानी कि घनानंद बहुत ही दुखी है। अब आगे देखिए, दूसरा आता है सवैया। पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जा मदि सोधि सुधारी है लेख्यो। ताही के चारु चरित्र विचित्रनी, यो पचिके रचि राखी बिसेख्यो। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जू, आन कथान कहूँ अवरेख्यो। सो घन आनंद जान अजान लो, टूक कियो पर बाँच न देखियो। तो देखो, यहाँ पर कुछ शब्द आए जिनका अर्थ मैंने पहले बताया। पूर्ण का मतलब संपूर्ण, और अवरेख्यों का हमने दिखा था लिखी सी, है ना, या अंकित करना। ये चीज़ें हमने देखी कि टूक कियो यानी फाड़ देना, यानी एक पत्र भेजा था जिसे क्या किया? फाड़ दिया गया था, यानी पत्र को क्या किया? फाड़ दिया गया था। ऐसो हियो हित पत्र डॉट 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 बाँची न देखियो, लिख लीजिए किसका है? घनानंद का है। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान को हृदय रूपी पत्र लिखा, अर्थात पत्र घनानंद ने अपने हृदय की पवित्र भावनाओं से लिखा था। घनानंद सुजान से बहुत प्रेम करते थे और उनके मन में सुजान की बहुत ही पवित्र छवि थी। इसी पवित्र छवि को इन्होंने पत्र में लिखा था कि उसे कितना सच्चा प्रेम करते हैं, और उनके हृदय में सुजान का क्या स्थान है ये भी लिखा था। परंतु कठोर सुजान ने ऐसे हृदय के लिखे हुए सच्चे पत्र को एक बार भी नहीं पढ़ा, अपितु बिना पढ़े ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कवि ने यह सुजान की कठोरता को प्रकट किया। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस आपको पता होना चाहिए कि इस सवैये का मेन अर्थ या मूल भाव क्या निकल के आ रहा है। यही परीक्षा में पूछा जाता है, व्याख्याएं कोई नहीं पूछता है। ठीक है, ये शब्दार्थ हमने देख ही लिए थे, ठीक है ना, और ये घनानंद हो गया। अब आगे में थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये अब हमारा, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया कि हम कल से गद्य खंड पढ़ेंगे। पहला पाठ रामचंद्र शुक्ल प्रेम गण की छाया स्मृति, अच्छे से पढ़ोगे पूरा पाठ शब्दार्थ तक, और मैं कल केवल पाठ का सार पढ़ाऊँगी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताऊँगी आपको, ठीक है ना। और आप क्या पढ़ेंगे, मैं खुद भी आपके साथ पढ़ूंगी, ऐसा नहीं है। मैं खुद पहले इस पाठ को पढ़ूंगी और जहाँ जहाँ मुझे लगेगी कुछ अच्छी चीज़ तो मैं फिर आपको बताऊंगी। तो ऐसा नहीं कि केवल आप, और देखिए आपको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आप जी चुराएंगे तो फिर आप जहाँ है वहीं बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगली RPSC और देते ही रहेंगे, लेकिन अगर इसी बार आपको निकलना है आर या पार, तो फिर आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेगी, आपको अपने आप को लगाना ही पड़ेगा। तो कल आप रामचंद्र शुक्ल हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब भी ये वीडियो आएगा तो पाठ का सार आएगा, ठीक है। तो ये हमारा गद्य भाग कल से चालू हो जाएगा, और ये पद्य भाग पूरा हम पढ़ चुके हैं। कक्षा 12 की अंतरा का शॉर्ट नोट्स भी बना चुके हैं। कल से हम गद्य खंड पढ़ेंगे। आज इतना ही, कल हमारा नया पाठ होगा और नई विधा के साथ। धन्यवाद।